Now BSc Part 1, as we discuss about the chromosomal changes, euploidy and euploidy. Now we discuss about the euploidy. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, when a organism consists a single pair of chromosome और मल्टीपल ऑफ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। यानी कोई भी जो क्रोमोसोम है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो जीन्स या सेट ऑफ क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है, या तो उसका एक सिंगल सेट प्रेजेंट हो या सिंगल सेट जैसे एक मल्टीपल सेट प्रेजेंट हो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल, इफ n इक्वल टू x है and 2x 3x, this also indicate as n 2n 3n 4n. The condition of repetition of total number of set of chromosome in okay, the repetition of the same set of a chromosome, this हैप्लॉइड न होके डबल फॉर्म में हो, डिप्लॉइड हो, ट्रिप्लॉइड हो, टेट्राप्लॉइड हो, दिस कंडीशन इज इंक्लूड इनटू द यूप्लॉइडी। बेसिकली आपको पता है कि डिप्लॉइड जो कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन है और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म नॉर्मल होते हैं, दैट्स व्हाई वी कांट डिस्कस अबाउट द डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ओके, यूप्लॉइडी कैन बी मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। यूप्लॉइडी मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड टाइप की हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ बताया, दिस कंडीशन इज मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड, मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, these all are included in the polyploid. Okay, that's why this is a normal condition and we can't discuss about this. यहाँ हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, नॉर्मल कंडीशन है क्योंकि नॉर्मल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। We discuss about this one and that one condition. A brief account of two type of aberration in this, namely monoploidy and polyploidy, will present in the class. हम क्लास में पॉलीप्लॉइडी और मोनोप्लॉइडी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नाउ मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड, जैसा कि आपको पता है मोनोप्लॉइड में जब से सिंगल क्रोमोसोम सेट कंटेन करते हैं, दे कंसिस्ट ओनली अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोप्लॉइड, दैट्स वाई आपको पता है। और यही कंडीशन हैप्लॉइड भी कहलाती है। मीन्स अगर क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल प्रेजेंट है, एक सिंगल सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम का, तो ये जो कंडीशन कहलाएगी क्या कहलाएगी, इसे हैप्लॉइड कहेंगे। मीन्स मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी बोथ आर सिमिलर कंडीशंस। मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी बोथ आर सिमिलर कंडीशन, बोथ कंसिस्ट अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। दोनों में ही क्रोमोसोम का एक सिंगल सेट पाया जाता है, दोनों एक कॉमन कंडीशन है और एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। A distinction should be made between monoploidy and haploidy. Monoploidy have a single basic set of chromosome. Example 2n equal to x है या 1 है। For example 2n इक्वल टू x इक्वल टू 1 है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोप्लॉइडी। यानी कि इसमें 2n होने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी जस्ट 1 है, तो देयर आर नो चांसेस टू इन पॉलीप्लॉइड कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी हैव अ सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, एग्जाम्पल 2n इक्वल टू x इक्वल टू 1 इन ब्यूटी। और 2n जैसा कि बारले में होता है, बेसिकली जो कंडीशन जो हमने डिस्कस की 2n इक्वल टू x इक्वल टू 1 है, ये बारले की कंडीशन है। सेम ऐसा ही 2n इक्वल टू x इक्वल टू 10 ये होता है कॉर्न के अंदर होता है। अगर हम कॉर्न की बात करते हैं तो 2n इक्वल टू x जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 10 है, ये कॉर्न के अंदर होता है। दीज आर अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम और सिंगल सेट ऑफ कंसिस्ट अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड ऑन द अदर हैंड, तो दिस कंडीशन क्या कहलाएगी, मोनोप्लॉइडी कहलाएगी। मीन्स इनमें कोई चांसेस ही नहीं है कि क्रोमोसोम डबल हो या हाफ हो या ट्रिपल हो, इनके अंदर जो नेचर है, नेचर ने इनको नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ प्रोवाइड किए हुए हैं, या 2n इक्वल टू 1 ही है या 2n इक्वल टू 10 ही है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोप्लॉइडी। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोप्लॉइडी कहेंगे। लेकिन जब हम हैप्लॉइडी की बात करते हैं, हैप्लॉइडी ऑन द अदर हैंड represented individual having half of somatic number of chromosome in normal individual, therefore individual having 2n equals to 3x equal to 3n.
कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2n इक्वल टू क्रोमोसोम जितने प्रेजेंट है, नेचर ने उसको जो प्रोवाइड करा है नॉर्मल कंडीशन में, उससे जस्ट अगर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हैप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2n इक्वल टू 3s इक्वल टू 21 इन वीट। अगर हम वीट की बात करें तो वीट में 2n इक्वल टू 3x इक्वल टू 21 के चीज़ को कैरी करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 3x इक्वल है और ये साइड 21 को कैरी करता है। मीन्स वीट के अंदर जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने प्रेजेंट है उसका जस्ट हाफ अगर वो कैरी करता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हैप्लॉइड जीन। In wheat would also be haploid, wheat भी haploid है। This latter kind of haploid obtained from polyploid are often called polyploids। अगर इस हैप्लॉइड से बाद में अगर इसकी क्रोमोसोम में मल्टीप्लिकेशन हो जाए, पॉलीप्लॉइड्स में मिलते हैं तो इस कंडीशन को हैप्लॉइड पॉलीप्लॉइड पॉलीहैप्लॉइड्स कहते हैं। पॉलीहैप्लॉइड में बेसिक कंडीशन उसके अंदर हैप्लॉइड कंडीशन है, लेकिन बाद में उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम मल्टीपल हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिपीट उसके अंदर हो रहे हैं, मीन्स उसके ये कंडीशन पॉलीप्लॉइड्स की तरफ लेके जा रही है। द कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीहैप्लॉइड्स। तो ये कंडीशन बेसिकली हमें पॉलीहैप्लॉइड किसके अंदर, बीट के अंदर इसको हम पॉलीहैप्लॉइड्स को इजीली कंसिस्ट कर सकते हैं। अ क्लासिफिकेशन ऑफ हैप्लॉइड प्रेजेंट इन पीरियड, जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया हुआ है आपको कि हैप्लॉइड को दो नए कैटेगरी में है, यू हैप्लॉइड एंड एन्यू हैप्लॉइड। यू हैप्लॉइड्स को मोनोहैप्लॉइड्स और पॉलीहैप्लॉइड्स क्लासिफाई किया गया है। एलो पॉलीहैप्लॉइड्स और ऑटो पॉलीहैप्लॉइड्स में डिवाइड किया गया है पॉलीहैप्लॉइड्स को, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन जो आपके सामने यहाँ जो आपको क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है, बेसिकली क्या है इस क्लासिफिकेशन के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ हैप्लॉइड इज प्रेजेंट इन फिगर। यू हैप्लॉइड्स विल इंक्लूड मोनोप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। तो यू हैप्लॉइड आपके सामने इधर मोनोहैप्लॉइड और पॉलीहैप्लॉइड में क्लासीफाई किया हुआ है मैंने इसको। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ओरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स, कि जो प्रोडक्ट हैप्लॉइड का अगर फॉर्मेशन होता है, अगर हैप्लॉइड का अगर प्रोडक्शन होता है और हैप्लॉइड्स बनते हैं तो कौन सा प्रोसेस है जो कि इसके ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करते हैं इसके ओरिजिन एंड हैप्लॉइड ऑफ ओरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड की, हैप्लॉइड्स इन सम केस एज इन मेल इंसेक्ट, सबसे सुंदर एग्जांपल है इसका, द बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, हेमेनोप्टेरा। जो हेमेनोप्टेरा है जो इंसेक्ट है, इसके अंदर हम ओरिजिन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड को इजीली समझ सकते हैं। आर फाउंड एज इन रूटीन एंड आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि जो इंसेक्ट है हेमेनोप्टेरा, इसका जो प्रोडक्शन होता है ये पार्थेनोजेनेटिकली ये प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इन दिस इंसेक्ट क्वीन एंड ड्रोन्स आर डिप्लॉयड, इनमें जो क्वीन और ड्रोन तो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉइड में ऑल्सो ऑरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू द पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट, बट ड्रोन और क्वीन के डिप्लॉयड होने के बावजूद भी कई बार इनमें पार्थेनोजेनेटिकली इंसेक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और आपको पता है पार्थेनोजेनेटिकली डेवलपमेंट कौन सा होता है, जो कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि विदाउट किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होता है, उसे पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये डिप्लॉयड होने के बावजूद भी अगर इसमें पार्थेनोजेनेटिकली डेवलपमेंट हो रहा है, पार्थेनोजेनेटिकली बन रहा है इसके अंदर, इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये हैप्लॉइड फॉर्म में डेवलप होंगे। सच रेयर हैप्लॉइड्स आर एक्चुअली बीन ऑब्टेन्ड इन टोमेटो एंड कॉटन अंडर कल्टिवेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाइमेनोप्टेरा की, कि इसके अंदर जो इसके ड्रोन है और जो मेल है वो डिप्लॉयड है, लेकिन जब पार्थेनोजेनेटिकली से एग से एक न्यू इंसेक्ट या न्यू मेंबर का ओरिजिन होता है तो हैप्लॉइड कंडीशन को कैरी करता है, बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम एक आर्टिफिशियल कल्चर या टेक्निक की बात करें तो कॉटन और टोमेटो के अंदर भी कई हैप्लॉइड्स हमने ऑब्टेन किए हुए हैं। तो अगर हम हैप्लॉइड्स के अगर हम ओरिजिन और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपके सामने से स्पष्ट एक वेल डेवलप्ड लाइन आती है, दे आर डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली ड्यू टू द अवॉइडिंग ऑफ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इन केस ऑफ प्लांट हैप्लॉइड्स कैन बी प्रोड्यूस by cultivation activities. Rarely haploid में originate from pollen tube rather than from egg। कभी कभी क्या होता है कि हैप्लॉइड्स होते हैं एग से डेवलप ना होने के बाद पोलन ट्यूब से डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं, सिनर्जी सेल, एंटीपोडल सेल और एम्ब्रियो सेल। दिस हैप्लॉइड विल बी कॉल्ड एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। तो ऐसे हैप्लॉइड जो कि
एग से ओरिजिनेट ना हो के सिनर्जिस सेल से, एंटीपोडल सेल से और एम्ब्रियो सेक से ओरिजिनेट हो जाते हैं, ऐसे हैप्लॉइड को हम क्या कहते हैं, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स कहते हैं। तो ओरिजिन ऑफ हैप्लॉइड्स के अंदर जो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स है एक मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो हैप्लॉइड्स किससे डेवलप हो रहे हैं, सिनर्जिस सेल से, एंटीपोडल सेल से, एम्ब्रियो सेक से डेवलप होते हैं। दिस हैप्लॉइड विल बी कॉल्ड एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। Haploid can be artificially produced by one of the following method। अगर हम आर्टिफिशियली इसको हैप्लॉइड को प्रोड्यूस करते हैं तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने का जो मेथड है वो भी बहुत एक यूज़फुल तरीका है, जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियली इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करके हम एक हैप्लॉइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हैप्लॉइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिन सब्सटेंस का, जिन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उन केमिकल्स में जैसा कि हमने जो म्यूटेजेंस या म्यूटेशन को इंड्यूस करने के केमिकल्स यूज़ करते हैं, दिस आर ऑल्सो हेल्पफुल टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड्स। ठीक है, तो एट फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक्सरे। एक्सरे को अगर हम यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस, जिस टाइम पे हमें डबल फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करना है, तो हम एक्सरे को यूज़ करके हैप्लॉइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलेड पॉलिनेशन। अगर कहीं एग का मैच्योरेशन हो चुका है, आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन है या जो फ्लावर है, एक रफ डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ फ्लावर। दिस गाइनोशियम, ये गाइनोशियम है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इंडिकेट करती है। दिस एंड्रोशियम, और जिसे हम वुमन कहते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इंडिकेट करता है। दिस इन सेंटर पार्ट में यहाँ ओव्यूल है, ओव्यूल में यहाँ एग सेल प्रेजेंट है। एग सेल के दोनों साइड में जो सेल्स होती हैं उन्हें हम सिनर्जिस सेल या सहायक कोशिका कहते हैं। एग सेल इज ऑल्सो कॉल्ड अंड सेल। एग सेल को अंड सेल के नाम से भी जाना जाता है। नीचे अगर हम बात करते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। बीच में इसमें 2 एंड सेकेंडरी न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। जब हम पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन यहाँ आएगा, पॉलन ग्रेन आएगा, अगर इससे कंपेटिबल होगा तो इसको अलाउ करेगा, देन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इसके अंदर होगा। पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट इसके अंदर फ्यूज होंगे। लेकिन अगर पॉलिनेशन को डिले कर दिया जाए, होने ही न दिया जाए और यहाँ पे एग मेच्योर हो चुका है, देन ये पॉसिबिलिटीज़ है कि जो एग है ये इटसेल्फ एक हैप्लॉइड को प्रोड्यूस करे। दैट्स वाई डिलेड पॉलिनेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड। नाउ टेम्परेचर शॉक्स। अगर ट्रू फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है और वहाँ टेम्परेचर शॉक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो टेम्परेचर शॉक से क्या होता है कि सेल की वायबिलिटी कम हो जाती है उसकी। तो अगर सेल की वायबिलिटी कम हो जाएगी, देन देयर विल बी चांसेस टू डिस्ट्रॉय एनी वन गैमेट, इट मे बी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, एंड इट हेल्पफुल टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड। तो टेम्परेचर शॉक देने से जो प्रॉपर ट्रू फर्टिलाइजेशन है, जहाँ मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होना है, जाइगोट का फॉर्मेशन होना है, इसलिए ये डिलेट करके यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर शॉक एक हैप्लॉइड का प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट इन केस ऑफ बॉटनी काफ़ी हेल्पफुल है। कॉल्चिसिन इज अ केमिकल सब्सटेंस, जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो इसके अप्लाई से भी हम हैप्लॉइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स वाई नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंट इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरस्पेसिफिक? इंटरस्पेसिफिक मीन्स बिटवीन 2 स्पीसीज। अगर हाइब्रिडाइजेशन को 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में किया जाए, मीन्स आपको पता है कि एक स्पीसीज के मेंबर एक उसी मेंबर से हाइब्रिडाइज होने में कैपेबल होते हैं, बट ड्यू टू कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस और लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस इट मे बी पॉसिबल कि अगर हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को प्रोड्यूस करते हैं तो इट विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड प्रोडक्शन की तरफ मूव करता है और हैप्लॉइड प्रोड्यूस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई नाउ इंटरजेनरिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरजेनिक? मीन्स बिटवीन 2 जेनरास, मीन्स एक जेनरा के मेंबर्स के बीच में ना हाइब्रिडाइजेशन या फर्टिलाइजेशन ना होके तो डिफरेंट जेनरा के मेंबर्स के बीच में अगर कराया जाए, इट्स ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड। तो ये भी हैप्लॉइड के प्रोडक्शन को ही प्रमोट करता है, हैप्लॉइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नाउ एंथर ऑफ पॉलन कल्चर, इट्स ओके, इट मे बी पॉसिबल एज यू नो अबाउट द कल्चरल टेक्निक्स। जैसे कि आप जानते हैं कल्चरल टेक्निक्स में हम एक लेबोरेटरी कंडीशन में एक आर्टिफिशियल मीडिया प्रोवाइड करके एक प्लांट पार्ट का कल्चर किया जाता है, जिससे कि होल प्लांट पार्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, और जिस पार्ट को हम कल्चर करते हैं उसे एक्सप्लांट करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इसे आर्टिफिशियल लैब में या कल्चर मीडिया प्रोवाइड करके कल्चर मीडिया के थ्रू भी हम हैप्लॉइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स वाई एक्सरे, डिलेड पॉलिनेशन, टेम्परेचर शॉक्स, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट,
डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर इंट्रा स्पेसिफिक और इंट्राजेनिक हाइब्रिडाइजेशन को इंक्लूड करते हैं, एंड पोलन एंड एंथर कल्चर इज ऑल्सो हेल्पफुल टू प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड. Now, among different available methods for haploid production, as in listing है जो हमने different मेथड बताए आपको haploid प्रोडक्शन के लिए, the most important are delayed hybridization and anther culture. तो इसमें जो delayed pollination या delayed hybridization और जो anther culture है, इससे बेस्ट फॉर्म में हम हाइब्रिड haploids को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, नाउ वी कम ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ haploid. ठीक है, हमने हैप्लॉइड का प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन हैप्लॉइड की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे नेचर में? हैप्लॉइड्स आर कैरेक्टराइज्ड मॉर्फोलॉजिकली बाय रिडक्शन इन द साइज ऑल वेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट. जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी विगर है उसको कैरी करने वाले जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. अगर उसमें से, और आपको पता है कि इस जीन एक होमोलोगस कंडीशन में एक पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अगर हैप्लॉइड में से उस जीन का एक सिंगल मेंबर ही कैरी कर पाता है, मीन्स उसमें जो नंबर ऑफ टोटल जेनेटिक मेकअप है जस्ट हाफ ही, डिप्लॉइड से जस्ट हाफ ही जेनेटिक मेकअप है हैप्लॉइड के अंदर कैरी होता है. मीन्स अगर हम इसे कह सकते हैं कि जहाँ एक विगर एक पावर एक डिप्लॉइड के अंदर है, उसे जस्ट हाफ विगर और पावर हैप्लॉइड के अंदर एंटर कर पाती है. डेट्स वाई इसके अंदर जब विगर और पावर जस्ट हाफ है तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो भी जस्ट हाफ हो जाएगी. इसलिए इसके जो प्लांट होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली और साइज में भी काफ़ी रिड्यूस होते हैं. इसके जो फ्लावर जो ऑल कैरेक्टर ऑफ प्लांट विच कैरियर एंड डिप्लॉइड फॉर्म जस्ट हैव हाफ जस्ट फॉर्म है रिड्यूस फॉर्म इन अ हैप्लॉइड कंडीशन. उसमें जस्ट हैप्लॉइड कंडीशन में ओनली हाफ फॉर्म में ही उसमें कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पाता है. मीन्स फ्लावर भी छोटा होगा, उसका विगर भी छोटा होगा, प्लांट साइज भी छोटी होगी. ओके, दैट्स वाई मॉर्फोलॉजिकली ये जो हैप्लॉइड्स होते हैं डिप्लॉइड के कंपेरेटिवली वीक होते हैं. Only rarely a haploid may equal or exceed the diploid in size when haploid were studied in Nicotiana. लेकिन जो प्रोफेसर डी कॉस्टॉफ थे, इन्होंने निकोटियाना जिसे टोबैको कॉमन नेम है इसके अंदर एक हैप्लॉइड को स्टडी किया कि इसका जो साइज़ था, जो विगर था, वो डिप्लॉइड निकोटियाना के बराबर ही था. द सीड साइज, स्टोमेटा साइज एंड पोलन डायमीटर वर ऑल्सो जनरली स्मॉलर. लेकिन अगर हम वास्तव में बात करते हैं तो इनके सीड जो हैप्लॉइड होते हैं उनके सीड साइज, पोलन ग्रेन ये सब छोटे होते हैं. ना अब हम बात करते हैं साइटोलॉजी ऑफ हैप्लॉइड. ठीक है, हमने हैप्लॉइड को प्रोड्यूस कर लिया है केमिकल ट्रीटमेंट से, टेम्परेचर शॉक से, बट यहाँ ये क्या कंडीशन है जो कि इसको आगे साइटोलॉजिकली क्या चेंजेस आते हैं. साइटोलॉजिकल सेल लेवल पर जो चेंजेस आते हैं उससे हम साइटोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं. सिंस इन हैप्लॉइड सेट द क्रोमोसोम आर नॉन होमोलोगस, जो कि आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक पेयर के फॉर्म में रहते हैं. लेकिन जब वो हैप्लॉइड है तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ही होंगे उसके अंदर, एंड हैव नो होमोलोगस पेयर. दे आर फाउंड इन अनवाइब्रेंट एंड मेटाफेज. और जो मेटाफेज में भी कैसे होते हैं, इक्वल डबल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट ना होकर सिंगल इनका मेटाफेजिक प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. यानी आपको पता है अगर क्रोमोसोम डबल है तो मेटाफेजिक प्लेट पे कैसे क्रोमोसोम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. यानी एक इसका जो मेंबर है नीचे की तरफ रहेगा और एक मेंबर इसका ऊपर की तरफ रहेगा. लेकिन अगर क्रोमोसोम सिंगल है तो मेटाफेजिक प्लेट पर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा ही नहीं. ओके, दिस अनइनवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम ड्यूरिंग एनाफेज. फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे अनइनवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इसमें अगर सिंगल क्रोमोसोम है लाइक दिस, यहाँ पे एक क्रोमोसोम इस तरह से हो गया, एक क्रोमोसोम इस तरह से हो गया, एक ये, इसमें क्या कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और जब एनाफेजिक प्लेट में ये पॉसिबल होता है कि एक क्रोमोसोम इधर मूव कर जाए, एक क्रोमोसोम इधर कर जाए, तो इसकी जो जनरेशन होगी, जो उसकी प्रोजेनी होगी, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बहुत ही डिस्टर्बिंग फॉर्म में होगा. एंड फॉर इंस्टेंस हैप्लॉइड इन मेज, अगर हम मेज का एग्जांपल देते हैं जिसमें 2 n = 20 एग्जांपल होते हैं, विल हैव 10 क्रोमोसोम and have number of chromosome in gametes to haploid plant can range from 0 to 10. तो हैप्लॉइड जो प्लांट बनेंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में भी पॉसिबल कि एक सारे के सारे 10 क्रोमोसोम एक ही पोल पे मूव कर जाएं. इट में पॉसिबल कि हाफ क्रोमोसोम मूव करें. Moreover, since unbivalent are scattered all over the cell chromosome and may thus give rise or to gametes having complete haploid set chromosome haploid polyploidy. लेकिन जो साइंटिस्ट थे E.R. सीयर, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने मोनोसोमिक
पॉलिनेटिंग द हैप्लॉइड। इन्होंने जो हैप्लॉइड प्लांट से पॉलिनेशन से मोनोसोमिक कंडीशन को क्रिएट किया। इफ़ द एग हैज़ अ क्रोमोसोम नंबर 1 लेस देन द कंप्लीट सेट इट विल रिजल्ट इनटू अ मोनोसोमिक। अगर कोई भी एग है उसमें एक सेट जो प्रॉपर क्रोमोसोम का होना चाहिए, ठीक है, हमने कहा कि जो क्रोमोसोम का सेट है उससे जस्ट हाफ सेट जो है हैप्लॉइड में कैरी होता है। लेकिन जब हैप्लॉइड से भी आगे अगर हम साइटोलॉजी की बात करते हैं तो हैप्लॉइड में जब मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन होगी, क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा, तो इसमें पॉसिबल कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, यानी एक जो टोटल सेट है क्रोमोसोम का वो टोटल सेट भी उसकी प्रोजेनी में आगे कैरी नहीं हो पाता। जो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम का आगे कैरी नहीं हो पाता तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो डिप्लॉइड पॉलिनेटेड हैप्लॉइड बनेंगे उसमें इंक्रीज वर्क के सर्वाइव करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई इफ़ एग के अंदर अगर क्रोमोसोम नंबर एक प्रॉपर हाफ सेट से भी कम है, इट विल रिजल्ट इनटू अ मोनोपोसोमिक। तो इसे मोनोबिसोमिक के फॉर्म से इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हैप्लॉइड नेचर प्रेजेंट नहीं होते, आर्टिफिशियली हम इसे बना सकते हैं, बट हम इसे क्यों बनाएंगे, क्या यूज़ है हैप्लॉइड बनाने का? हैप्लॉइड बनाने का जो यूज़ है बेसिकली हमें इसकी क्रोमोसोमल स्टडीज़ में काम आते हैं, जेनेटिक मेकअप को समझने में काम आते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ हैप्लॉइड। व्हेन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ हैप्लॉइड इज डबल by colchicine treatment, given diploid will be completely homozygous for all the genes, so that most of important the use of haploid is in the production of homozygous diploid। homozygous diploid अगर ठीक है, हमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की भी स्टडी करनी है। हम हैप्लॉइड से उस क्रोमोसोम की बेसिक कौन से क्रोमोजीन्स हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसका अपने स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉल्चिसिन का प्रोडक्शन करें या कॉल्चिसिन का यूज़ करें तो उस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम की डबल कॉपी बना के हम डिप्लॉइड को डेवलप कर सकते हैं। यानी ऐसे डिप्लॉइड जो नेचर में प्रेजेंट नहीं है उन्हें हैप्लॉइड्स पर कॉल्चिसिन के यूज़ से या अदर केमिकल्स के यूज़ से डिप्लॉइड के प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। Although this theoretical exception was earlier used only for the production of experimental material, but during last few decades a number of varieties for the cultivation have been produced using this method। ठीक है, पहले इस मेथड को बहुत कम माना जाता था और इसे स्टडी के बिहाफ पे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ही यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में जब प्लांट ब्रीडिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है और प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, उस कंडीशन में हैप्लॉइड पे कॉल्चिसिन का यूज़ करके डिप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे बेटर क्वालिटी के प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, दिस कंडीशन इज यूप्लॉइड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉलीप्लॉइड्स। पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं? वी डिस्कस अबाउट द पॉलीप्लॉइड्स।